हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर पे हमने एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी छोटे चुंबकीय आघूर्ण या एक क्षण चुंबक का दोलन देख लिया था। और ये जो दोलन होता है इसका आवर्तकाल आता है 2π√I/MBH। आज इसी पर बेस्ड हम एक डिवाइस देखना चाह रहे हैं, दोलन चुंबकत्व मापी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। देखिए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर हम क्यों काम में लेते हैं, ये डिवाइस क्या काम आता है? तो ये अपने आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को नापने में। या मान लीजिए अगर अपने को क्षैतिज घटक का पता है तो हम चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण नाप सकते हैं। देखिए ये डिवाइस किस टाइप का होता है, सिंपल। वैसे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होती, बस बेसिकली इसमें अपन देखते क्या है कि जैसे हम यहाँ पे एक क्षण चुंबक इसमें हैंग करवा देंगे, ये हमने एक क्षण चुंबक हैंग करवा दिया, तो धरातल पर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा वो कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, बी हॉरिजॉन्टल, है ना। ये क्या करेगी, जो चुंबकीय क्षेत्र हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, देखिए इसको हम ऐसे, ये वाला जो रोटेशन है ना, इस रोटेशन को तो हम बंद करके रखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे जो सिचुएशन होती है वो कुछ इस टाइप की सिचुएशन इसको देख के रखते हैं, यूँ, है ना। एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड पे हम इसको रखते हैं, तो ये ऐसे अप एंड डाउन तो मोशन कर नहीं पाएगी। इसका जो दोलन होगा वो कौन से चुंबकीय क्षेत्र में होगा, केवल बी हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट में। तो ये जैसे मान लीजिए हमने एन और एस वाली कोई क्षण चुंबक यहाँ पे रख दी, ठीक है, ये कंडीशन। अब जब हम एन और एस वाली एक क्षण चुंबक, या ये जैसे मान लीजिए एन ध्रुव हो गया, ये एस ध्रुव हो गया, तो ये एम और बी एच जब एक ही दिशा में हो जाएंगे तो ये वहाँ पर स्टेबल हो जाएगी। अब अपने को देखना क्या होता है कि इसको हम एक अल्प विस्थापन देकर, इसे एक अल्प विस्थापन देकर इसका जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल ज्ञात कर लिया जाता है। आपने देखिए सिचुएशन क्या की, एक स्टैंड है, इस पर ये मैग्नेट रख दी। अब आपने इसको थोड़ा सा थीटा एंगल पे घुमाया और छोड़ दिया, तो अपने को पता है ये जो क्षण चुंबक है ये इस बी हॉरिजॉन्टल के दोनों तरफ एसएचएम करने लग जाएगी। आपने क्या किया, इसके 100 दोलन नाप लिए और उन 100 दोलनों का जो आवर्तकाल है वो आपने निकाल लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड में इसने 100 दोलन किए, और ये आपको पता होगा कि नॉर्मली अपन एक दोलन का आवर्तकाल नहीं निकालते हैं। जब भी अपने को प्रेक्षण लेने होते हैं आवर्तकाल के, तो हम क्या करते हैं, इसके 50 या 100 वाइब्रेशन गिन लेते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन हमने कर ली। अब आपने एक दोलन का आवर्तकाल कैपिटल टी पता कर लिया, और लास्ट टाइम पे हमने इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र देखा था, टी की वैल्यू होती है 2πI/MB हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन कर रही है ये किस चुंबकीय क्षेत्र में कर रही है, BH वाले चुंबकीय क्षेत्र में कर रही है। क्लियर है ये बात? तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, I की वैल्यू, तो ये जो चुंबक होगी ये अपने खुद के जड़त्व आघूर्ण, यानी खुद की जो एक्सिस बन रही होगी, स्वयं की अक्ष के परितः या सेंटर ऑफ मास में से गुजरने वाली अक्ष के परितः ये दोलन गति कर रही है ना, इसके परितः। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, द्रव्यमान m, लंबाई L² डिवाइडेड बाई 12, ये तो बन जाएगा जड़त्व आघूर्ण। और जो कैपिटल M है
ये इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। अगर अपने को मान लीजिए कोई BH किसी स्थान पर B हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, ज्ञात चुंबकीय आघूर्ण वाली चुंबक को इसमें दोलन गति देते हैं। आई मापना बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ नहीं, आपने द्रव्यमान नाप लिया, लंबाई L नाप ली, तो उससे आई वैल्यू आ गई। कैपिटल M, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी भी जगह अपने को हॉरिजॉन्टल फील्ड फाइंड करना है तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो B हॉरिजॉन्टल है उसके लिए हम M चुंबकीय आघूर्ण को नॉन रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर यदि अपने को कोई ऐसा केस दे रखा है, यदि इस स्थान पर दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र लगा दिए जाए तो अब नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, B हॉरिजॉन्टल के इफेक्ट में इसका दोलन निकालते हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक जो जिसको आप दोलन गति करवा रहे हो वो चुंबक तो आपके पास है ही, इसके अलावा आपने एक दूसरी मैग्नेट भी और रख दी, तो यहाँ पर नेट जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा वो दो बन गए, एक B हॉरिजॉन्टल बन गया और एक जो आपने एडिशनल रखा है वो बन गया। मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र हमने और लगा दिया, ये मैं B कोई अन्य मान रहा हूँ, तो अब इसकी जो साम्य अवस्था बनेगी ये रुकेगी कहाँ पर, ये जिस डायरेक्शन में B रिजल्टेंट होगा वहाँ पर इसकी स्थायी साम्य अवस्था बनेगी और इस स्थायी साम्य अवस्था के दोनों तरफ ये दोलन गति करेगी। तो अगर कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र अपने को दे रखा है तो फिर टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π डिवाइडेड बाई I अपॉन MB रिजल्टेंट। अब ये B रिजल्टेंट डिपेंड करता है कितना बन रहा होगा, है ना, वो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो सदिश के अनुसार ये जैसे भी जुड़िया घट के आ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग अपने को B रिजल्टेंट निकालना है। इसके अलावा हमने ये देखा था कि जैसे I में किस टाइप से चेंज आ रहा होता है, और जैसे मान लीजिए हमने इस डाइपोल को कट कर दिया या इसके साथ में दूसरी चुंबक और लगा दी तो वो सब केस अलग बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अपने को ये दे रखा है कि जब एक कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण वाली चुंबक को दोलन करवाते हैं तो उसका आवर्तकाल ये अपने को प्राप्त हो रहा है 2 सेकंड। ठीक है, तब अपने को 2 सेकंड वैल्यू प्राप्त हुई। अब आपको कोई दूसरा केस और दिया जा रहा है, यदि चुंबकीय क्षेत्र BH के समांतर एक अन्य B और लगा दिया जाए तो इसी चुंबक का आवर्तकाल T अपने को प्राप्त हो गया 1 सेकंड। तो आपको बताना है B का मान क्या है, और ये BH के टर्म्स में अपने को वैल्यू बतानी है कि हमने जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया है उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो अपने को गिवन कंडीशन है, पहले अपने को ये सिचुएशन दे रखी है कि जब हमने केवल BH लगाया है तो T की वैल्यू कितनी बन रही होगी, 2π√I डिवाइडेड बाई M प्लस M इंटू B हॉरिजॉन्टल। अब आपको ये बोला हुआ है कि आपने BH की दिशा में ही, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही एक अन्य चुंबकीय क्षेत्र भी और लगा दिया, तो अब ये दोलन कौन से चुंबकीय क्षेत्र में करेगी,
इनका जो रिजल्टेंट बन जाएगा, अब ये उस चुंबकीय क्षेत्र में दोलन गति कर रही होगी। तो अब जो अपने को टाइम पीरियड T2 मिल रहा होगा उसकी वैल्यू बन जाएगी 2π√I डिवाइडेड बाई m, और इनका रिजल्टेंट B हॉरिजॉन्टल प्लस B बन रहा होगा। चलिए दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवीजन करेंगे तो T1 डिवाइडेड बाई T2 की क्या वैल्यू आ रही होगी? देखिए टाइम, ये जो कांस्टेंट डेटा है टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो वैल्यू कुछ इस टाइप से मिल रही होगी अपने को B हॉरिजॉन्टल, ये देखिए T1 के अपोजिट आएगा, है ना। और यहाँ पे वैल्यू मिल गई B प्लस B हॉरिजॉन्टल। इनके डेटा अपने को गिवन है, ये कितने कितने दे रखे हैं, पहले टाइम पीरियड 2 है, बाद में 1 हो गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इधर का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4BH इज इक्वल्स टू B प्लस BH। यानी कि हमने जो B हॉरिजॉन्टल लगाया होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 टाइम ऑफ BH के आ जाएगी। कहने का मतलब ये वाली कंडीशन अगर अपने को दे रखी है तो हमने जो चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से 3 गुना ज़्यादा लगा रखा होगा। अब मान लीजिए इसी में आपको एक सेकंड केस ये दे रखा है, यदि B को विपरीत दिशा में लगाएं, B को विपरीत दिशा में लगा दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही होगी, जब आपने B हॉरिजॉन्टल ऐसे लेके और वो जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया वो विपरीत दिशा में लगा दिया, तो पहली चीज तो चुंबकीय जो ध्रुव होगा उसका M ऐसे स्टेबलाइज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो बड़े वाले चुंबकीय क्षेत्र की तरफ बन रहा होगा, और इसकी वैल्यू आएगी कितनी B माइनस BH। B की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली, तो ये हो जाएगी 2 टाइम ऑफ B हॉरिजॉन्टल। क्लियर है यहाँ तक का कंसेप्ट? अब देखना, ये पहले तो क्या है, जब BH आपने लगाया होगा ना तो ये ऐसे स्टेबल हो गई होगी और फिर ऐसे दोलन गति कर रही होगी। अब जब आपने 3B ये लगा दिया होगा तो चुंबकीय ध्रुव क्या करेगा, पहले तो घूम के ऐसे स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, फिर आप इसको थीटा एंगल का विस्थापन दे दो तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे, ये जो मार्कर की कैप है ना, ये कहने का मतलब इसका M डायरेक्शन बन गया। तो अब देखिए टाइम पीरियड, जैसे मान लीजिए अपने को इसका टाइम पीरियड निकालना है तो क्या वैल्यू बन जाएगी 2π√, चुंबक में हमने किसी टाइप का चेंजेज किया नहीं है तो I इंटू B रिजल्टेंट। देखिए ये वाला डेटा अपने को ऑलरेडी पता है, तो T डैश की वैल्यू कितनी हो गई 2π√I डिवाइडेड बाई M इंटू 2B हॉरिजॉन्टल। मैंने B रिजल्टेंट की वैल्यू जब यहाँ पुट की होगी तो ये डेटा बन गया। अगर इस 2 को मैं अंडर रूट में रहने दूं तो ये टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई अंडर√2 वैल्यू बन गई। ये वाला जो I डिवाइडेड बाई MBH डेटा है ये अपने पहले वाला टाइम पीरियड T आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए T डैश कितना मिल गया अपने को T/√2, और T की वैल्यू अपने को ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है 2 सेकंड है। तो 2/√2 से क्या डेटा आ जाएगा अपने पास, अब इसका जो दोलन काल बनेगा वो अंडर√2 सेकंड का बन रहा होगा। ऐसे ही मान लीजिए अपने को नेक्स्ट कोई कंडीशन ऐसे दे रखी है, सेम इसी पर बेस्ड हम अगली प्रॉब्लम देखना चाह रहे हैं। आपको ये बोला हुआ है कि एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में M1 चुंबक को दोलन करवाया गया, या देखिए M1 को नहीं, अपन ऐसे कहते हैं M1 तथा M2 को समान ध्रुवों की ओर रखकर, समान ध्रुवों को एक तरफ
रखकर दोलन करवाया गया, दोलन करवाया गया, तो अपने को टाइम पीरियड प्राप्त हुआ इसका 4 सेकेंड। ठीक है, आपने क्या किया कि जैसे आपके पास दो मैग्नेट हैं, एक का चुंबकीय आघूर्ण m1 है, दूसरी का m2 है। इनको आपने ऐसे रखा है कि दोनों के चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में बन गए। देखिए ध्रुव, दोनों ध्रुव एक ही दिशा में रखने का मतलब है यहाँ n दोनों के एक जगह होंगे और यहाँ दोनों के s एक जगह होंगे। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण दोनों का एक ही बनेगा, तो ये जो नेट चुंबक बन रही होगी इसका m कितना आ जाएगा अपने पास, पहले केस में m1 प्लस m2। अच्छा, क्वेश्चन में आपको एक दूसरी सिचुएशन भी दे रखी है कि यदि एक चुंबक को विपरीत कर दिया जाए, तो इस बार आपको टाइम पीरियड t2 मिल रहा है 2 सेकेंड। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है m1 डिवाइडेड बाई m2 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, पहले जब हमने दोनों को एक ही दिशा में रखा होगा तो टाइम पीरियड कितना बन रहा होगा, m1 प्लस चुंबकीय आघूर्ण कितना बन रहा होगा, m1 प्लस m2 बन रहा होगा। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या हुआ, जब आपने सेकंड केस में रखा होगा तो m डैश की वैल्यू m1 माइनस m2 टाइप की बन रही होगी। अब अपन ऐसा करते हैं, क्या I चेंज होगा क्या? देखिए I तो द्रव्यमान और लंबाइयों पर निर्भर करता है, तो आप चाहे इन मैग्नेट्स को उल्टा सीधा कैसे ही रख लो, है ना, द्रव्यमान और लंबाई में तो हमने कोई चेंजेज किए ही नहीं है, तो पूरे सिस्टम का जो जड़त्व आघूर्ण है वो तो चेंज होने से रहा। तो पहले केस में T1 की वैल्यू कितनी आ गई होगी, 2 पाई अंडर रूट, मान लिया मैंने कि दोनों का मिला के ही जड़त्व आघूर्ण I है, और यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण बना होगा वो बन रहा होगा m1 m2 इंटू बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सेकंड केस में जो T2 वैल्यू बन रही होगी वो कितनी, तो ये बन रही होगी 2 पाई अंडर रूट I डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 इंटू बी हॉरिजॉन्टल। एक मिनट बेटा, वो थोड़ा डेटा चेंज करते हैं, ये आपको 6 सेकंड दे रखा है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ से वैल्यू कम होगी ना तो टाइम पीरियड ज़्यादा आना चाहिए, तो इस वजह से वो 6 सेकंड है। मैंने दोनों को जब डिवाइड किया होगा T1 डिवाइडेड बाई T2 वैल्यू कितनी, तो देखिए यहाँ पर तो वैल्यू आ रही होगी अंडर रूट, ये अंडर रूट तो पूरे का ही है, और बाकी I और MBH 2 पाई ये सब डेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे डिवीजन में वैल्यू बन गई m1 प्लस m2 और ये वाला डेटा बन गया m1 माइनस m2। T1 डिवाइडेड बाई T2 ये बन रही होगी 4y6 विच इज 2y3 सेकेंड। अब अपने को m1 और m2 का अनुपात निकालना है, तो जब इस स्क्वायर को उधर अंडर रूट को उधर लेके जाएंगे तो देखना ये वैल्यू बन गई क्या, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये कितना हो जाएगा 4y9। और यहाँ से अपने को जो वैल्यू मिल रही होगी, देखिए इस 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 9m1 माइनस 9m2 इज इक्वल्स टू 4m1 प्लस 4m2। जब आप ओवरऑल इस डेटा को सोल्व करेंगे तो देखिए m1 वाले पद इधर ले लीजिए, तो ये कितना बन गया 9 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 5m1, और जब प्लस m2 वाले डेटा इधर लेके जाएंगे तो ये बन रहा होगा 13m2, यानी m1 डिवाइडेड बाई m2 की जो वैल्यू अपने को मिल रही होगी, देखिए m2 में यहाँ ले रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 13y5। ये दोनों चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन देखना, आपने क्या किया, सेम वही कंडीशन है, यदि एक m चुंबकीय आघूर्ण वाली
क्षण चुंबक को दोलन गति करवाई तो इसका जो आवर्तकाल है वो आपको मिला 4 सेकंड। ठीक है, अब बेटा ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से चुंबकीय क्षेत्र में करवाई। हमने ये देख लिया कि जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है इसमें हमेशा जो दोलन गति होती है वो किस टाइप के चुंबकीय क्षेत्र में होती है, बी हॉरिजॉन्टल। जो हमने चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की वजह से देखा था, उस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम इनको वाइब्रेशन करवाते हैं। हमने ये समझ लिया कि भाई जब वो स्टैंड होता है ना, जो ये कुछ इस टाइप का स्टैंड होता है, देखो ऐसे, ऐसा कुछ स्टैंड है। अब इसमें आप ऐसे मैग्नेट रख देते हो, ये कुछ इस टाइप का है ना, ऐसे ये स्टैंड, और ये ऊपर जाके यहाँ पे मैच हो रहे होते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू है, आपने यहाँ पे मैग्नेट रख दी तो ये ऐसे वाइब्रेट करता है। अब इसको ऐसे घूमने की स्वतंत्रता नहीं होती है, तो मतलब वर्टिकल कंपोनेंट में मोशन नहीं होगी। कौन से कंपोनेंट में मोशन होगी? हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो वो सिचुएशन अपने को बता दी। अब इसके बाद में आपसे ये बोला हुआ है, यदि एक अन्य चुंबकीय क्षेत्र, एक अन्य चुंबकीय क्षेत्र BH के लंबवत लगा दिया जाता है, लंबवत लगा दिया जाता है, तो आवर्तकाल 2 सेकंड हो जाता है। पहले 4 सेकंड था, अब 2 सेकंड रह गया। तो आपको ये बताना है कि हमने जो चुंबकीय क्षेत्र एक्स्ट्रा B लगाया है, तो B और B हॉरिजॉन्टल इनका रेशियो कितना होगा। अब आप सबसे पहले कंडीशन समझें कि पहले केस में हमने केवल और केवल B हॉरिजॉन्टल ले रखा है और एक अपने पास, ये जैसे मान लीजिए चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M। चुंबक में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं, बार बार उसी चुंबक को हम दोलन गति करवा रहे हैं। तो पहले केस में इसका जो आवर्तकाल बन रहा होगा T1, उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट I डिवाइडेड बाई M, और ये वाला डेटा बन गया BH। दूसरी बात, जब आपने इसके परपेंडिकुलर B लगाया होगा यहाँ, तो इसका जो रिजल्टेंट बन रहा होगा ना, 90 डिग्री पे लगाया है, तो ये रिजल्टेंट बना होगा अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। 2 सदिश 90 डिग्री पे हो गए, तो उनका परिणामी वो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, है ना। अच्छा अब यूँ कन्फ्यूज मत हो ना, BH वर्टिकल ऐसे ऐसे नहीं है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल इधर है, B ऐसे नहीं लगाया हुआ, उसी तल में लगाया हुआ होगा, है ना, तभी इफेक्ट आएगा। नहीं तो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल वाला जो बन रहा है ना ऊर्ध्वाधर, इसका तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तब तो फिर बेकार था। तब तो आवर्तकाल 4 सेकंड ही होना चाहिए था ना। आपने ऐसे अगर B को लगाया है तो फिर आवर्तकाल चेंज नहीं होना चाहिए। तो अपने को समझ में आ रही है बात कि हमने जो B लगाया है वो BH के साथ ऐसा इफेक्ट जनरेट करेगा जिससे टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। तो T की इस सेकंड केस में T2 कितना, ये देखिए 2 पाई। क्या मैग्नेट में किसी टाइप का चेंज किया क्या, उसको मतलब टुकड़ों में काटना, ऐसा कोई चेंज हमने किया नहीं है। टुकड़ों में अगर काट देते तो उसका जड़त्व आघूर्ण और जो M है चुंबकीय आघूर्ण, ये वैल्यू चेंज हो जाती। ऐसा कुछ नहीं कर रखा हमने। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I एज इट इज, चुंबकीय आघूर्ण एज इट इज, कैपिटल M एज इट इज, लेकिन B की वैल्यू ये बन गई अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस B हॉरिजॉन्टल स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे T1 डिवाइडेड बाई T2, देखिए ये सारे कांस्टेंट डेटा तो कैंसिल, तो इधर T1 के व्युत्क्रम में ये डेटा क्या बच रहा होगा, ये डेटा अपने को मिल रहा होगा BH, और यहाँ पे वैल्यू रूट के अंदर अपने को क्या मिल रही होगी, B स्क्वायर प्लस BH का होल स्क्वायर।
T1 और T2 का मान वहां से जब रखेंगे तो ये 2:1 आ जाएगा। अब अंडर रूट उठाने के लिए जब स्क्वायर करोगे तो देखना, देखिए ये वैल्यू बन गई क्या, 4/1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एच। बेटा अभी स्क्वायर जब करेंगे ना तो ये वाला अंडर रूट कैंसिल होगा, ये अंदर वाला नहीं, ये वैल्यू बन गई। अब बी और बी एच में संबंध लाने के लिए एक बार स्क्वायर और करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नीचे तो केवल बी एच है और ऊपर ये दोनों स्क्वायर में टर्म्स है और अंडर रूट में वैसे भी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो पहले स्क्वायर ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा स्क्वायर करके। तो अब देखिए ये वैल्यू कितनी बन गई 16 और इधर क्या डेटा आ गया बी स्क्वायर प्लस बी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को ये डेटा मिल रहा होगा, देखो 15bh² इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये 16bh² बन गया, इसमें से ये वाला bh माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है, बी और बी हॉरिजॉन्टल का रेशियो कितना, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एच, ये स्क्वायर में वैल्यूज हैं, इसका मान आ जाएगा 15, बी एच स्क्वायर डिवीजन में चला जाएगा। अब मेरे को b डिवाइडेड बाई बी एच वैल्यू चाहिए, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 15, यानी b और बी एच का रेशियो कितना है अंडर रूट 15 है। एक सिंपल क्वेश्चन आप ऐसे ही देख लीजिए, आपसे ये बोला कि अच्छा मैं बार बार वो डिवाइस सेम है अपना, है ना, आपने क्या किया, आपके पास एक चुंबक है, ये अपने पास एक चुंबक है, इसका चुंबकीय आघूर्ण जो अपने को दे रखा है ना वो तो है कैपिटल M, और जड़त्व आघूर्ण जो अपने को दे रखा है वो है I। अब आपसे ये बोला हुआ है यदि इसके 16 टुकड़े कर दिए, या जैसे हम, हाँ ठीक है, 16 टुकड़े कर दिए जाए और एक भाग की SHM करवाएं, तो फिर टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी, जबकि पहले आपको ये बता रखा है कि भाई जब अकेले को करवाई ना तब टाइम पीरियड T है। अब देखिए बेटा इसमें जो कंसेप्ट है मैन, अगर हम उस पर बात करें, थोड़ा सा मैं जगह कम पड़ रही है तो ये वाला मिटा देता हूँ, है ना। अगर हमने मैग्नेट में ही चेंज कर दिया तो अब I भी चेंज हो जाएगा और M भी चेंज हो जाएगा। देखिए इस केस में हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नहीं बदला, वो तो एज इट इज है। जब यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे तो देखना अपने को सिचुएशन ये मिल रही होगी, T की वैल्यू पहले केस में कितनी 2π डिवाइडेड बाई IMBH। अब आपके पास ये मैग्नेट थी, आपने इसके 16 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े इधर से उड़ा दिए और ऐसे ये 4 टुकड़े कर दिए, क्लियर है। अब देखना अगर हम ऐसे पीस कर रहे हैं तो अपने को जो चुंबकीय आघूर्ण M' मिला होगा, है ना, M' की वैल्यू कितनी वैल्यू आएगी M' की, स्मॉल m इंटू लेंथ L। बेटा स्मॉल m, ये देखिए 16 पीस हो गया तो कैपिटल M/16 वैल्यू आ जाती है। कैसे आ जाती है कि ये ध्रुव जो था ना M प्राबल्यता वाला, ये 4 भागों में बट गया तो M/4 वैल्यू हो गई, और लंबाई भी 4 भागों में डिवाइड हो गई तो वही सेम वैल्यू मिल जाएगी L/4। तो डेटा कितना हो गया M/16। अब बात करते हैं I की। I की वैल्यू नॉर्मल केस में ये होती है क्या, mL²/12। जब आपने 16 टुकड़े कर दिए तो ये देखिए मैं इसको चेंज करके मान लेता हूँ I', एक टुकड़े का m कितना, ये 1/12 डेटा तो अब भी एज इट इज, एक टुकड़े का m कितना हो गया M/16 हो गया, है ना, और लंबाई कितनी हो गई, तो लंबाई हो गई बेटा L/4 का होल स्क्वायर। आपने जब ऐसे कट लगाए 16 टुकड़े करने के लिए, है ना, तो 16 टुकड़े होने में क्या सिचुएशन हो गई, ये वाली जो लंबाई बन गई ये L/4 बन गई, और मास भी तो M/16 हो गया ना, इसके 16 टुकड़े सीधे सीधे ही हो गए।
तो आई डैश की जो वैल्यू बन रही होगी वो पहले वाले आई के कंपैरिजन में 16 का स्क्वायर बन रही होगी। 16 का स्क्वायर नज़र आ रहा है, m/16 और लेंथ भी l/16 हो गई। तो ये वाला जो डेटा है ना 1/12 ml², ये तो आई बन गया, और 16 का स्क्वायर बन गया। तो अब टाइम पीरियड टी डैश कितना, ये बन रहा होगा 2 पाई, आई की वैल्यू हो जाएगी i/16 स्क्वायर, m की वैल्यू हो गई m/16 इंटू बी हॉरिजॉन्टल। ये देखिए ये वाला डेटा कैंसिल हो गया, तो टी डैश अब कितना, ये बन रहा होगा 2 पाई अंडर रूट IMVH, और 16 4 बन के बाहर आ जाएगा। तो ये वाला जो आवर्तकाल है ये पहले वाला आवर्तकाल t ही बन गया। तो टी डैश का मान अपने को कितना मिल रहा होगा, t/4। यानी पहले के केस में अगर अपने को t टाइम पीरियड दे रखा है तो अब कितना हो जाएगा, वो t/4 टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये अपने प्रॉब्लम्स थी वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पर बेस्ड, और यहाँ क्या है वो सब न्यूमेरिकल पोर्शन बन सकता है। तो इस केस इन सब केसेस को ध्यान रखें। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पर्श या धारा मापी पर, है ना। ये डिवाइस भी क्या करता है कि जो अपने चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना हुआ है ये इसको माप के ही देगा। सेम वही सिस्टम है ना। सबसे पहले हम बात करें इसका उपयोग, तो क्या उपयोग देखा था बेटा इसका अपन ने, ये BH का मापन करता है। देखिए अब आप उस चीज़ को वापस यहाँ से समझ सकते हैं कि हमने जब इसके 2 घटक देखे थे, हमने ये कहा था चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने के लिए अपने को 3 कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, दिक्पात कोण, नति या नमन कोण और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। वहाँ पे हमने यूँ कहा था कि ज़्यादातर केसेस में हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही कंसिडर करते हैं। उसका रीज़न यही है सेम, कि जैसे अपन वाइब्रेशन करवा रहे हैं, ये सब करवा रहे हैं, तो इनमें कौन सा कंपोनेंट यूज में आ रहा है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही यूज में आ रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है। देखिए इस उपकरण की थोड़ी सी इसको ढंग से देखना और फिर अपन आगे ये सब कुछ बातें करेंगे। देखिए इसकी बनावट कैसे है। इसमें क्या सिचुएशन होती है कि ये कुछ इस टाइप की शेप में बना हुआ होता है। एक यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट होता है ना, और इस सर्कुलर पार्ट के ऊपर ऐसे तारों के घेरे लपेटे हुए होते हैं। ये तारों के घेरे लपेटे हुए हैं और इनको हम क्या करते हैं, एक बैटरी और अमीटर की हेल्प से, जैसे यहाँ पे अपन ने अमीटर लगा रखा है, ये देखिए ये डिवाइस तो अलग हो गया, ये इसका स्टैंड आ गया, ये है ना ऐसे। और फिर इसकी ये जो वायरिंग होती है, इन वायरिंग को हमने एक अमीटर और बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। ये भी बैटरी हो गई। अमीटर अपने को क्या कर रहा होगा, नो डाउट धारा आई का पाठ्यांक दे रहा होगा। और इसमें हमने जो तार है इसमें n घेरे कंसिडर कर रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स n है, एंड लेट्स अज्यूम कि इसकी जो रेडियस है वो r है। जनरली अगर नहीं दी हुई तो ये लगभग अपने को 10 सेंटीमीटर की मिलती है। जो अपनी रेडियस होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर का अपन इसमें लेके जाते हैं। ये सिचुएशन समझ में आई कि जैसे अपने क्या होगा, एक सर्कुलर फ्रेम बना हुआ है ना, ऐसे सर्कुलर फ्रेम बना हुआ है। इस पे हमने क्या कर रखे हैं, तारों के घेरे लपेट रखे हैं, और इन तारों के घेरों का जो कनेक्शन कर रखा है वो नीचे हमने इस बैटरी और अमीटर से कर रखा है। अब देखना बेटा सिचुएशन, इसके केंद्र बिंदु पर यहाँ पर हम एक कंपास निडल रखते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक कंपास रखा हुआ है। कंपास मतलब कि एक छोटा चुंबकीय ध्रुव होगा, या कंपास ये चुंबकीय सुई होती है।
देखिए कंपास एक्चुअल में दिशा सूचक यंत्र भी बोलते हैं इसको। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, क्षैतिज दिशा में रख दें, तो वो हमेशा बी हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में ही तो लाई करेगी। और बी हॉरिजॉन्टल अपने को पता हुआ है नॉर्थ साउथ से थोड़ा सा लगभग 11.3 डिग्री के एंगल के डेविएशन पे बनता है। तो उस हिसाब से क्या है, ये जो मैग्नेट होती है ये पुराने ज़माने से ही डायरेक्शन देखने के काम में आ रही है। तो अभी भी जैसे अपने को अगर कहीं दिशा देखनी हो और अपने पास अगर मैग्नेट हो तो अपन इजी वे में उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। कैसे? आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, वो हमेशा कौन से तल में आके रुकेगी, उत्तर दक्षिण तल में आके रुकेगी, बस थोड़ा सा 11 डिग्री का डेविएशन होगा, क्योंकि वो दिक्पात की वजह से, है ना, एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड बनाने। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक कंपास लगा रखा है, ये कंपास लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि अगर मान लीजिए मैं इस ये जो कुंडली बनी हुई है इसमें अगर आई धारा नहीं रखता हूं, मैंने सबसे पहले सिचुएशन ये देखी, यदि कुंडली में I इक्वल्स टू 0 है तो सुई BH दिशा में ठहरती हैं। ये पहली सिचुएशन आपके समझ में आ जानी चाहिए। बेटा जब धारा नहीं बहाई हमने इस कुंडली में, है ना, जब धारा नहीं बह रही तो केवल एक ही चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ होगा, कौन सा, बी हॉरिजॉन्टल। तो जैसे आप इस कुंडली में अगर धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हो तो अपने को ये जो चुंबकीय सुई है ये कहाँ मिलेगी, नॉर्थ साउथ प्लेन में मिलेगी, बी हॉरिजॉन्टल वाली दिशा में मिलेगी। अब हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले अपन ने इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की तो अपने को चुंबकीय सुई मिल गई, ये जैसे यूं मिल रही होगी, सपोज करना मैं बी हॉरिजॉन्टल को ऐसे मान रहा हूँ, ये बी हॉरिजॉन्टल है उत्तर दक्षिण दिशा में, तो ऐसे बी हॉरिजॉन्टल मिल गया, ये अपने को इस डायरेक्शन में लाई करती हुई मिल जाएगी। अब दूसरा काम अपना क्या होता है, इस कुंडली का तल चुंबकीय सुई के लंबवत कर देते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप समझना, सबसे पहले स्टेप तो ये है कि हमने जो मैग्नेट कंपास ले रखा है, सबसे पहले अपन ने इस कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं करवाई। कुंडली में जब धारा प्रवाहित नहीं करवाते हैं तो अपने को कंपास किधर मिलेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में मिलेगा, यानी वो बी हॉरिजॉन्टल की दिशा हो गई। जैसे मान लीजिए ये निडल यूं है ना, ये उत्तर दक्षिण दिशा में स्टे कर रही है, तो सबसे पहला काम तो आपको क्या है, एक मिनट थोड़ा मैंने लंबवत गलत लिख दिया, चुंबकीय सुई के तल में कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो ये कंपास अपने को यूं मिल गई निडल, तो आपके ये जो गोला बना हुआ है ना ये कुंडली, इसको आप घुमा के ऐसे, जो चुंबकीय सुई है ये एक्चुअल में ये जो गोला होता है ना ये घूमता है ऐसे, यहाँ पे इसको अपन चारों तरफ घुमा सकते हैं और इसमें एंगल मेजरमेंट के लिए एक रीडिंग रहती है कि भाई कितने एंगल पे अपने BH से बना हुआ है। और ये जो एंगल मेजरमेंट है ये तो कंपास भी देता होगा, ऑब्वियस सी बात है, कंपास नीडल है ना उसमें भी ऐसे एंगल्स बने हुए होते हैं। ये जैसे ये नॉर्थ साउथ वाला इंडिकेशन हो गया, ये नॉर्थ साउथ का इंडिकेशन हो गया, तो यहाँ 0 डिग्री से शुरू करके ऐसे 90 डिग्री तक का पाठ्यांक होता है, तो एंगल तो अपन उसमें भी देख सकते हैं। अब देखना हमने क्या किया, तल के लंबवत कर दिया। यदि इसमें आई धारा प्रवाहित करे, मान लीजिए मैंने क्या किया कि अब ये सिचुएशन देखना बेटा, पहले कुछ इस टाइप की हो गई कि ये अपने कुंडली है ना, और ये BH है इधर, तो मैं तल की बात कर रहा हूं कि जो अपने ये जो कुंडली बनी हुई है इसका तल हमने BH की दिशा में ही कर दिया, पहला अपना ये काम है। अब पहले अपने को ये जो चुंबकीय सुई है ये ऐसे कुछ मिल रही होगी यूं,
ऑब्वियसली बी एच की दिशा में ही मिल रही होगी जब हमने धारा प्रवाहित नहीं की। अब मान लीजिए मैंने अगर इसमें आई धारा प्रवाहित करवा दी तो ये आई धारा ऐसे घूम रही होगी ना, अब ये भी तो अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। कैसे बनाएगी? ये देखिए ऐसे बना रही होगी, तो मैं अभी वो उस डायरेक्शन को समझने के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ उस चुंबकीय क्षेत्र को। क्या ये बी ऑफ कॉइल हो गया क्या? ये चीज क्लियर हुई, ये बी ऑफ कॉइल हो जाएगा। अब देखना, याद कीजिए हमने ये वाला एक केस देखा था, एक स्पर्शज्या नियम देखा था। स्पर्शज्या नियम, वो नियम ये कहता है कि अगर जैसे अपने पास B1 और B2 दो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है और उनमें अगर कोई क्षण चुंबक ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए स्थिर हैं तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है? B2 डिवाइडेड बाई B1 आती है। अब आप खुद समझ के देखिए कि हमने कर क्या दिया कि एक इस BH के परपेंडिकुलर, ये बेटा ये ऊपर की तरफ नहीं है, आप इस चीज को समझो, ये ऐसे है। देखिए मैं थोड़ा सा अगर आपको यूं केस दिखाऊं तो जैसे अपने पास यूं कोई वायरिंग है ना, ये वायरिंग है, यहाँ पे ऐसे एक कंपास रखा हुआ है यूं, थोड़ा सा मैं इसको इसकी हेल्प से कर देता हूँ। देखो ऐसे, ये ऐसे कोयल हो जाएगी यूं, है ना, और यहाँ पे कंपास निडल रखी हुई है। अगर आपने इसमें धारा प्रवाहित नहीं करवाई तो ऐसे मान लो कि ये चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई है। अब ये तो क्या है, ये मूवेबल है, ये तो कैसे भी हो सकती थी। तो हमने क्या किया, जिधर चुंबकीय सुई है ना, इसका तल उसी दिशा में करवा दिया, ऐसे हो गई। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसमें धारा प्रवाहित करवाने लग जाओगे तो ये भी तो अपना बी बनाने लग गई ना, इस BH के परपेंडिकुलर। वो जो रीजन है ना कि इसको उस तल में लाने का, जिस दिशा में BH है ना उसी दिशा में अपन ने इसका तल बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो बी ऑफ कॉइल बनेगा ना वो BH के परपेंडिकुलर ही जा रहा होगा। और परपेंडिकुलर केस में अब जैसे सपोज करना, जैसे ही आपने बी ऑफ कॉइल जनरेट किया है, ये मैग्नेटिक कंपास ऐसे रुकने लग गया, ये वाला जो थीटा बन रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू आ रही होगी ना, क्या उसकी वैल्यू ये नहीं हो गई बी हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाई बी ऑफ कॉइल। देखिए ये जो बी हॉरिजॉन्टल है ये अपने को फाइंड करना होता है। अच्छा, बी ऑफ कॉइल ये वाली वैल्यू तो अपने को पता है ना। कैसे पता है कि अगर मान लीजिए कोई n घेरों वाली कुंडली हमने रखी हुई है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ये बनता है ट्वाइस रेडियस r। म्यू नॉट तो कांस्टेंट डेटा, n नंबर ऑफ टर्न्स इसके फिक्स होते हैं, है ना। ये आपको बताया जाएगा कि इसमें 100 घेरे हैं, 200 घेरे हैं, 500 घेरे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है। धारा आप कम ज़्यादा या अमीटर की हेल्प से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे धारा नियंत्रक और लगा लो, तो आपको जितना करंट चाहिए उतना आप एडजस्ट कर लो इसको। ये हमने एडजस्ट कर लिया, तो बी ऑफ कॉइल की वैल्यू ये तो कैसी हो गई, पूरी की पूरी नॉन डेटा हो गया, है ना, ये तो ज्ञात राशि हो गई। तो बी हॉरिजॉन्टल ये कितना आ जाएगा, बी ऑफ कॉइल डिवाइडेड बाई tan थीटा। ऐसा करके हम एक स्पर्शज्या धारा मापी की सहायता से जो कॉइल का जो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है वो नाप सकते हैं।